तुम्हारे मास्टर्स की टोटल कॉस्ट कितनी है? अराउंड 50 लाख। और उसमें से लोन कितने का है? एटलीस्ट 40 to 45। इंटरेस्ट रेट कितना है? 9 to 12%। तो जब तक तुम्हारी EMI स्टार्ट होगी तब तक एक्चुअल अमाउंट कितना रीपे मैंने कैलकुलेट नहीं किया। मंथली EMI कितनी होगी? समथिंग अराउंड। और उस EMI को कंफर्टेबली पे करने के लिए कितनी सैलरी चाहिए होगी? अ लॉट। लोन रिपेमेंट में कितने साल लगेंगे? फ्यू इयर्स। और अगर जॉब इमीडिएटली नहीं लगी तो? आई डोंट नो। तो क्या 50 लाख का लोन एक्चुअली वर्थ इट है? आई डोंट थिंक सो। So let's actually do the math and figure out क्या ये बेट आपके लिए वर्थ टेकिंग है, और अगर है तो इसे फाइनेंशियली स्मार्टर वे में कैसे लेना चाहिए। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको इंडिया छोड़ने से पहले पता होने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक डिग्री के लिए लोन नहीं ले रहे हो, आप एक बड़ा डेट ले रहे हो, पोटेंशियली 2 साल की इनकम गिव अप कर रहे हो, और एक अनप्रेडिक्टेबल जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हो, और एक ऐसे वीजा सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जो आपके कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप मास्टर्स के लिए लोन लेने जा रहे हो तो बैंक के लिए आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, आप क्या कोर्स कर रहे हो, किस कंट्री में जा रहे हो और किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि 50 लाख या 1 करोड़ का लोन सब फील्ड के हिसाब से डिफर करता है। तो हम इसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जिसके अंडर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और AI जैसी फील्ड्स आती हैं। एज ऑफ 2025 यूएस में इंडियन मास्टर स्टूडेंट्स में रफली 57% साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड्स में ही है। इसमें आपको स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स और टीचिंग असिस्टेंटशिप्स के ऑप्शंस कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल सकते हैं, और एजुकेशन लोन भी काफ़ी एसेसिबल हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, SBI के ग्लोबल एडवांटेज स्कीम में सिलेक्ट प्रीमियम यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ₹50 लाख तक कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं। सो स्टेम स्टूडेंट के लिए बेसिकली 3 चीजें चेक करो: स्कॉलरशिप कितनी मिल सकती है, लोन कितना मिल सकता है, और कोलैटरल लगेगा या नहीं। सेकेंड कैटेगरी है फाइनेंस, बिजनेस और मैनेजमेंट। यहाँ भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हो सकती हैं, बट स्टेम की तरह ब्रॉड असम्पशन नहीं कर सकते। स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम चेक करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, NYU स्टर्न के MS अकाउंटिंग प्रोग्राम में रफली 25 to 35% स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप रिसीव करते हैं, एंड स्कॉलरशिप के बाद जो कॉस्ट बचता है उसके लिए एजुकेशन लोन पॉसिबल है, बट लोन अमाउंट और कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स लेंडर और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। एंड थर्ड, मीडिया, आर्ट्स और अदर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। ओवरऑल यहाँ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज स्टेम के कंपैरिजन में ज्यादा लिमिटेड और कोर्स स्पेसिफिक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, सेम यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंस देख सकते हो। NYU टैंडन में मास्टर्स एप्लीकेंट्स को मेरिट स्कॉलरशिप्स के लिए ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है, वाइल NYU टिश के MA इन मीडिया प्रोड्यूसिंग में मेरिट या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया आर्ट स्टूडेंट्स को लोन नहीं मिलता, एजुकेशन लोन अवेलेबल हैं, बट अगर स्कॉलरशिप कम है तो आपको अपनी एजुकेशन का लार्जर पोर्शन लोन से फंड करना पड़ सकता है, और लार्जर लोन के साथ कोलैटरल की रिक्वायरमेंट भी लेंडर, यूनिवर्सिटी और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आ सकती है। सो ओवरऑल मीडिया आर्ट्स में स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी को अज्यूम मत करो, एग्जैक्ट कोर्स के बेसिस पे फंडिंग चेक करो और फिर देखो कि कितना लोन एक्चुअली लेना पड़ेगा। और इन सब कैलकुलेशंस के बीच एक चीज जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं वो है लोन लेने से पहले स्कॉलरशिप और अदर फंडिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करना। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस पता होना चाहिए कि चेक कहाँ करना है। इंडिया में भी कुछ एस्टैब्लिश्ड फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेसिफिकली हायर स्टडीज के लिए फंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप JN टाटा एंडाउमेंट, KC महिंद्रा ट्रस्ट जैसे ऑप्शंस चेक कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको इन 4 ऑप्शंस की डिटेल्स दिख रही हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाके अपने कोर्स और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। स्कॉलरशिप के बाद जितना अमाउंट फंड करना बाकी है उसके लिए एजुकेशन लोन ऑप्शंस कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और इंडियन बैंक, इन सब के एजुकेशन लोन प्रोडक्ट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकते हैं। और कंपेयर करते वक्त सिर्फ ये मत देखो कि लोन अमाउंट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कोलैटरल लगेगा या नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी लेंडर की सिलेक्ट प्रीमियम लिस्ट में आती है या नहीं, मोरेटोरियम क्या है, ये सब चेक करो। मोरेटोरियम पीरियड यानी लोन लेने के बाद वो पीरियड जिसमें आपको EMI रिपेमेंट स्टार्ट नहीं करनी होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पीरियड में आपका लोन इंटरेस्ट फ्री है। आप EMI नहीं दे रहे होते, बट लोन पर इंटरेस्ट लगता रहता है, और अगर आप ये इंटरेस्ट भी पे नहीं करते तो ये अमाउंट आपके लोन बैलेंस में ऐड होता रहता है।
बैंक आपको कितना लोन देगा ये तो आप पता कर लोगे, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक्चुअली कितना लोन लेना चाहिए, बिकॉज जो अमाउंट आप आज बोरो करते हो रिपेमेंट के टाइम वो सेम नहीं रहता। 30 लाख हो, 50 लाख हो या 1 करोड़, लेट्स डू द एक्चुअल मैथ। आपने 30 लाख का लोन लिया अराउंड 9.4% इंटरेस्ट पे। आपका कोर्स 2 साल का है एंड उसके बाद 6 मंथ से पहले आपकी ईएमआई स्टार्ट नहीं होगी, पर इस पूरे पीरियड में इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता रहेगा। सो जब आपकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी 30 लाख का लोन रफली 37 लाख का हो चुका होगा। अब इसी को ईएमआई में देखो, 30 lakhs is roughly 48,000 per month, 60 lakhs is roughly 95,000 per month, and 1 crore is roughly 1.59 lakhs per month. So आप 1 crore borrow कर रहे हो, but over 10 years you're looking at roughly 1.91 crores in total EMI payments. And this is where I think students need to change the way they look at an education loan. लोन अमाउंट को सिर्फ बैंक के पर्सपेक्टिव से नहीं बट इनकम के पर्सपेक्टिव से देखो। आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपकी फ्यूचर इनकम कितनी ईएमआईज कंफर्टेबली हैंडल कर सकती है और उसी के बेसिस पे डिसाइड करो कि कितना लोन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इन हैंड सैलरी 2 lakhs पर मंथ है तो 25% के हिसाब से 50,000 का ईएमआई कंफर्टेबल लिमिट हो सकती है। इस ईएमआई के बेसिस पे आपका लोन रफली 31 lakhs का होना चाहिए, 50 lakhs का नहीं। डिफरेंट इनकम लेवल्स पर कितना ईएमआई और लोन मैनेजेबल हो सकता है वो आप टेबल में देख सकते हो। तो अगर आपकी मास्टर्स की टोटल कॉस्ट 50 lakhs की है तो क्वेश्चन ये नहीं है कि बैंक मुझे 50 lakhs देगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या मेरी फ्यूचर इनकम 50 lakhs का लोन कंफर्टेबली रीपे कर पाएगी। बट अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं ये लोन कंफर्टेबली रीपे कर सकता हूँ तो क्या मुझे ये लोन लेना भी चाहिए, क्योंकि लोन अफोर्डेबल होना और मास्टर्स फाइनेंशियली वर्थ इट होना दोनों अलग क्वेश्चंस हैं। अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए 4 चीजें देखो, टोटल कॉस्ट कितना है, एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, मंथली ईएमआईज कितनी होंगी और रियलिस्टिकली लोन रिपे करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप 60 लाख स्पेंड कर रहे हो बट एक्सपेक्टेड इनकम के कंपैरिजन में रीपेमेंट बहुत डिफिकल्ट है तो सिर्फ ये देखना कि बैंक मुझे 60 लाख का लोन दे रहा है इनफ नहीं है। सो डोंट आस्क इज स्टडीइंग अब्रॉड वर्थ 60 लाख रुपीज, बट आस्क क्या मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे कोर्स और मेरी एक्सपेक्टेड इनकम के लिए 60 लाख का डेट वर्थ टेकिंग है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपनी मास्टर्स को उसके कॉस्ट और रियलिस्टिक अर्निंग पोटेंशियल के अगेंस्ट इवैल्यूएट करना है। और एक लास्ट रियलिटी चेक भी करना जरूरी है, अगर एक्सपेक्टेड जॉब नहीं मिली या आपको इंडिया वापस आना पड़ा तो क्या आप ईएमआई रिपे कर पाओगे। बिकॉज अगर आपका लोन सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो में ही मैनेजेबल है तो आप एक्चुअली लोन नहीं ले रहे हो, एक बेट ले रहे हो। और इसीलिए अब हमें देखना है कि 50 लाख स्पेंड करने के बाद आप कितना एक्चुअली कमा सकते हो। अब लोन का मैथ तो समझ आ गया, बट लोन रिपे करने के लिए एक चीज चाहिए, इनकम। और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सिर्फ जॉब मिलना इनफ नहीं है, आपको ऐसी जॉब चाहिए जो आपको उस कंट्री में लीगली स्टे भी करने दे। और यहीं पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तीनों कैटेगरीज में है बट आपकी वेजेस और वीजा का इक्वेशन काफी डिफरेंट हो सकता है। अगर आप स्टेम कर रहे हो तो नंबर्स देख के सबसे पहले लगता है मेरा तो सॉर्टेड है। यूएस में मास्टर्स लेवल कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए एम्प्लॉयर्स रफली $94,000 स्टार्टिंग सैलरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और FY 2025 में अप्रूव्ड H1B पेटिशंस में 62% कंप्यूटर रिलेटेड ऑक्यूपेशंस के लिए थे, विद इंडियन बॉर्न बेनिफिशरीज मेकिंग अप ऑलमोस्ट 70%। तो यस, स्टेम के पास स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हैं, बट यहाँ एक कैच है कि जॉब मिलना और यूएस में लॉन्ग टर्म रह पाना सेम चीज नहीं है। प्लस FY 2027 के H1B सिलेक्शन सिस्टम में हायर वेट जॉब्स को मोर वेट मिल रहा है। मतलब आपकी सैलरी सिर्फ EMI नहीं डिसाइड करेगी, कुछ केसेस में वीजा चांसेस भी इफेक्ट करेगी। अब फाइनेंस वालों के लिए पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। नंबर्स देख के लग सकता है यहाँ तो सैलरी और भी क्रेजी है, आपको 110K to 120K की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स मिल सकती हैं, बट ये टॉप एंड आउटकम्स हैं, एवरेज नहीं। मेजर लेवल डेटा में फाइनेंस का अर्ली करियर मीडियम सैलरी अराउंड $70,000 है। सो यहाँ भी सिर्फ जॉब मिलना मैटर नहीं करता, आपकी एक्चुअल वेजेस मैटर करती हैं। और हायर वेज रोल्स को H1B सिलेक्शन में रिलेटिवली बेटर पोजीशनिंग मिल सकती है, बट मीडिया और आर्ट्स में इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर आप मीडिया, आर्ट्स या कम्युनिकेशंस कर रहे हो तो यहाँ सबसे पहले सैलरी को ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूके में मीडिया स्टडीज का 5-year मीडियन सैलरी रफली £27,400 था, कंपेयर टू £40,300 फाइनेंस और £47,600 फॉर इंजीनियरिंग। मतलब जॉब मिल तो सकती है लेकिन 50 से 60 लाख का लोन रिपे करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर इमिग्रेशन सिस्टम्स हायर वेज जॉब्स को फेवर करते हैं
तो लोअर पेड रोल्स में लॉन्ग टर्म स्टे का क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ एक और प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन। यूके में स्टैंडर्ड स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए नॉर्मली आपकी जॉब की सैलरी एटलीस्ट 41,700 पाउंड्स पर ईयर या उस ऑक्यूपेशन का ऑफिशियल गोइंग रेट जो भी हायर होनी चाहिए। हाँ, न्यू एंट्रेंस शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस, कुछ पब्लिक सेक्टर जॉब्स और सर्टेन पीएचडी होल्डर्स के लिए एक्सपेक्टेशंस और लोअर सैलरी थ्रेशोल्ड्स भी हैं। तो लोअर पेड ग्रेजुएट जॉब से आप अपना लिविंग एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वही जॉब आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा से लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर्ड रूट पर ले जाए या इवेंचुअली सेटलमेंट के रिक्वायरमेंट्स मीट करने में हेल्प करे। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि जॉब मिलेगी या नहीं, प्रॉब्लम ये भी है कि जॉब मिलेगी तो सैलरी कितनी होगी और क्या वो सैलरी आपका लोन और लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्लान दोनों को सपोर्ट करेगी। सो अल्टीमेटली आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि जॉब मिलेगी। लेट्स टेक द यूके। ग्रेजुएट रूट के रिस्पोंडेंट्स में अराउंड 76% लोग एम्प्लॉयड थे। साउंड्स प्रीटी गुड, राइट? बट एम्प्लॉयड लोगों में 67% 30,000 पाउंड से कम कमा रहे थे। सो लेट्स से आपको जॉब मिल भी गई बट योर सैलरी इज 30,000 पाउंड। सैलरी को रुपीस में कन्वर्ट करके खुश होने का पॉइंट नहीं है। आपको पहले टैक्सेस देने हैं, फिर रेंट और डेली लिविंग एक्सपेंसेस एंड देन योर एजुकेशन लोन EMI, और जो बचता है वही आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल रियलिटी है। आपको देखना है कि जॉब कितना पे करेगी, उस सैलरी से लोन कितना कंफर्टेबली रीपे होगा और क्या उस जॉब के थ्रू आप वहाँ स्टे कर पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली आपका लोन आपकी फ्यूचर इनकम से ही रिपे होना है। तो अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर ये इनकम आपको एक्सपेक्टेड टाइम पे नहीं मिली तो क्या होगा? अगर जॉब लेट मिली, सैलरी एक्सपेक्टेड से कम हुई, वीज़ा का इशू हुआ या आपको इंडिया वापस आना पड़ा, तब आपके पास लोन रिपे करने का क्या प्लान है? क्या आपकी फैमिली टेम्परेरी EMI सपोर्ट कर सकती है? क्या आपके पास सेविंग्स या बैकअप फंड है? क्या इंडिया वापस आने पे भी ये EMI मैनेजेबल रहेगी? और यहीं पे आपको अपने डिसीजन को थोड़ा डिफरेंटली देखना है। अगर 50 to 60 लाख रुपीस का लोन आपके फैमिली फाइनेंसेस को परमानेंटली प्रेशर में डाल रहा है तो ये रिस्क काफी बड़ा है। लेकिन अगर डाउनसाइड सिनेरियो में भी आपके पास लोन रिपे करने का क्लियर प्लान है और ये डेट आपके फैमिली के बेसिक फाइनेंशियल गोल्स को नहीं कॉम्प्रोमाइज करता, तो टेकिंग द बेट कैन मेक सेंस। क्योंकि अब्रॉड जाना सिर्फ एक फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, इस बेट के जेन्युइन अपसाइड्स भी हैं। आपको कुछ फील्ड्स में ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स मिल सकते हैं जो इंडिया में उतने डेवलप नहीं हैं। आपको सिर्फ एक डिग्री नहीं मिल रही, आप पोटेंशियली एक कंप्लीटली डिफरेंट जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हो। ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करने का एक्सेस, इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस और एक ग्लोबल प्रोफेशनल नेटवर्क, ये सब आपकी लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शंस को एक्सपैंड कर सकता है। और कुछ करियर्स में सबसे बड़ा अपसाइड स्टार्टिंग सैलरी नहीं होता, इट्स द करियर ट्रैजेक्टरी। अगर आप AI, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, बायोटेक जैसे रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड्स में राइट यूनिवर्सिटी और राइट मार्केट चूज करते हो तो ये डिग्री आपको एक ऐसे करियर इकोसिस्टम में एंटर करा सकता है जहां लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स और ग्रोथ पोटेंशियल काफी डिफरेंट हो सकता है। और हाँ, पर्सनल साइड भी है। अकेले एक नए कंट्री में रहना, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ काम करना, ये एक्सपीरियंसेस भी वैल्यूएबल हैं। आप एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर क्या होगा, बट हियर इज द कैच, इनमें से किसी भी अपसाइड की गारंटी नहीं है। आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले 2 से 3 साल में आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि अब्रॉड जाना वर्थ इट है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि मेरा कोर्स, यूनिवर्सिटी, करियर प्रॉस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखते हुए क्या ये बेट मेरे लिए वर्थ टेकिंग है। बिकॉज एक्सपेंसिव बेट का मतलब बैड बेट नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए कि आप किस अपसाइड के लिए कितना डाउनसाइड एक्सेप्ट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहो, लेकिन पैसों को लेकर कंजर्वेटिव। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.